Dear student, I am Neeraj Bajpayee. Today I want to teach you physics. That is my favorite subject. थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। जो प्रकृति में जितनी चीजें आपको दिखाई देती हैं वो किसी न किसी नियम कानून के अंतर्गत संचालित होती है। हर चीज को करने का फिक्स तरीका है। प्रकृति के नियम बिल्कुल फिक्स हैं। जैसे यदि आप किसी बॉल को ऊपर से छोड़ोगे तो वो नीचे ही जाएगा, पानी ऊपर ढलान से नीचे की ओर ही बहेगा। इस प्रकार से हर छोटी छोटी चीज, किसी पर बल लगाएंगे और यदि वो खिसक सकता है तो सरकेगा फोर्स लगाने पे। तो ये प्रकृति के नेचर के जितने भी वर्क होते हैं दे आर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, और उन्हीं रूल्स को मिलाकर के सब्जेक्ट बना दिया गया है फिजिक्स। तो आइए आज हम लोग इस बेहतरीन सब्जेक्ट का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और वी कैन से दैट वन डायमेंशनल मोशन। यू आर रेडी? ओके। तो इस चैप्टर को ध्यान से आप देखें, इसमें एक शब्द आ रहा है मोशन। हम लोग पहले इस पर फोकस करते हैं। व्हाट इज कॉल्ड मोशन? मोशन किसको बोलते हैं? मोशन का मतलब साधारण हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि चल फिर रहा है तो ये मोशन है। जैसे फैन यदि घूम रहा है तो अपन बोलते हैं ये मोशन में है। ब्लैक बोर्ड आपको क्या दिख रहा है कि ये रेस्ट में है। मैं मोशन में हूं, तो मेरे में और ब्लैक बोर्ड में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? आप देख रहे हैं कि मैं लगातार अपनी पोजीशन को बदल रहा हूं अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। कभी मैं यहां खड़ा होता हूं, कभी मैं इधर घूमता हूं, कभी मैं इधर घूमता हूं। तो यू कैन से दैट यू आर इन मोशन। सर आप मोशन में हैं, मूव कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को आप बदल रहे हैं। लेकिन ब्लैक बोर्ड अपने दीवार, टेबल, इन सब के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं वो पहले भी वही था, आज से 10 सेकंड बाद भी वही रहेगा, 2 घंटे बाद भी वही रहेगा, कल भी आओगे तो ही खड़ा रहेगा। इट मीन्स वी कैन से दैट द ब्लैक बोर्ड इज इन रेस्ट एंड सर इज इन मोशन। एक सिंपल एग्जांपल। मतलब ये हुआ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को लगातार बदलता है तो आप उसको बोलेंगे ये मोशन में है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग कंटिन्यूअसली, देन वी शैल से इट इज इन मोशन। एंड इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, इट मीन्स इट इज इन रेस्ट। इज इट क्लियर? लेकिन आपने अभी कहा कि ये ब्लैक बोर्ड रेस्ट पे है, तो मैं आपको एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है। इसलिए बताना जरूरी है। मैं आपके सामने प्रूफ कर सकता हूं कि ये ब्लैक बोर्ड चल रहा है। आप जानना चाहेंगे? राइट। तो देखिए, बताइए कि ब्लैक बोर्ड कैसे चल रहा है। आप खुद बोलेंगे हाँ सर ब्लैक बोर्ड चल रहा है करके। पृथ्वी घूम रही है, द अर्थ इज रोटेटिंग, यस और नो? यस। जब पृथ्वी घूम रही है, अर्थ घूम रही है, तो उसमें इंडिया जो हमारा देश है वो भी घूम रहा है। यू आर राइट। इंडिया घूम रहा है तो इंडिया के अंतर्गत छत्तीसगढ़ घूम रहा है, और छत्तीसगढ़ घूम रहा है तो राजनांदगांव घूम रहा है, राजनांदगांव घूम रहा है तो मेरा स्कूल भी घूम रहा है, और स्कूल घूम रहा है तो क्लास भी घूम रही है, और क्लास भी यदि मूव कर रही है तो उसमें लगा हुआ ब्लैक बोर्ड भी मूव कर रहा है। So no anything in this universe is in absolute rest. Everybody is in motion. लेकिन चूंकि ये अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि राइट नाउ इट इज इन रेस्ट एंड आई एम चेंजिंग माय पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, सो वी शैल से आई एम इन मोशन, और द फैन इज इन मोशन। प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मोशन। आपने नोट किया होगा डेफिनेशन ऑफ मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम। मतलब जैसे जैसे समय बदल रहा है उसकी पोजीशन भी बदलते जानी चाहिए। उसी प्रकार से रेस्ट की डेफिनेशन मैंने बताया, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its surrounding,
विथ टाइम इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। इसमें एक शब्द आ रहा है विथ टाइम बार बार एक शब्द आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में बदलना चाहिए, ये कहना चाहता है। यानी समय कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो टाइम के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन भी बदलनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये आप नोट कर लिए। अब नेक्स्ट इज मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। Our next topic is motion in 1, 2 and 3 dimensions। यानी 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो we will talk first motion in 1 dimension। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें आपको एक ही तरफ नापना है। यू हैव टू मेजर ओनली इन 1 डायरेक्शन। मोशन इन 1 डायरेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन में यदि मूव हो रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहां पर जो मैंने एक ऑब्जेक्ट को जमीन छोड़ दिया, फ्री फॉलिंग बॉडी को मैंने छोड़ दिया, देन व्हाट विल हैपन, इट विल फॉल डाउन, नीचे को गिर जाएगी और एक ही दिशा में ये बॉडी चल रही है। यदि मैं बोलूं कि इसको 1 सेकंड के बाद उसकी स्थिति क्या थी, तो यहाँ पर t 1 सेकंड पे वो यहाँ थी, t 2 सेकंड पर वो यहाँ पर थी, t 3 सेकंड पर वो यहाँ पर थी। इस प्रकार से मेरे को इसकी पोजीशन बताने के लिए एक ही तरफ का डिस्प्लेसमेंट नापना है उसका। जैसे एक ट्रेन सीधी लाइन में चल रही है, स्ट्रेट ट्रैक पर चल रही है, उसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा। यदि मैं आपसे बात करके बोलूं कि एक ट्रेन 2 किलोमीटर दूर गई है टुवर्ड्स गोंदिया, इसका मतलब क्या हुआ, आप राजनांदगांव से गोंदिया के डायरेक्शन में जो सीधी ट्रैक गई हुई है मान रहे हैं, उसमें सीधे सीधे ट्रेन की पोजीशन यदि मैं लोकेट करने की बात करूं तो आप राजनांदगांव से 2 किलोमीटर गोंदिया की तरफ एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड दैट विल बी द पोजीशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन 2 किलोमीटर गोंदिया की तरफ गई है सीधी। मैं बोलूंगा कि 3 घंटे के बाद उसकी स्थिति डोंगरगढ़ में है करके, इसका मतलब सीधे सीधे यहां से आप 3 किलोमीटर वो इस तरफ गई है, मतलब सीधे सीधे आप उसको एक ही तरफ नाप रहे हैं। आप उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए आप सिर्फ एक ही तरफ नाप रहे हैं। ओनली यू आर नॉट इन नीड ऑफ द लेटरल डायमेंशंस, आपको और किसी डायमेंशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तरफ के मेजरमेंट से आपका काम चल जा रहा है। बॉल का एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए हमने बॉल को कुछ हाइट से फ्री फॉलिंग के लिए छोड़ दिया है। मैं यदि कह रहा हूं कि बॉल 1 मीटर गिरने के बाद नीचे गई है, तो उसकी पोजीशन आपको बताने के लिए क्या करेंगे, जहां पर से हमने बॉल को रिलीज किया है वहां से आप टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन 1 मीटर आप डिस्टेंस नापेंगे। यू कैन से दैट द पोजीशन ऑफ बॉल इज हियर। यदि मैं कहूंगा कि इनिशियल पोजीशन से बॉल 3 मीटर नीचे आ चुकी है, लेट दिस इज 3 मीटर डिस्टेंस, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इनिशियल पोजीशन से 3 मीटर नीचे जाएंगे, यू कैन से दैट दिस इज द पोजीशन ऑफ द बॉल। यदि मैं बोलूंगा कि ये 10 मीटर नीचे जा चुकी है एंड दैट इट्स पोजीशन इज हियर after traveling a distance of 10 meters, so you can say that the position of the ball is here। It means initial position से final position में एक ही डायरेक्शन में नाप करके आपका काम हो जाता है। तो इस बॉल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन के मेजरमेंट से काम हो जाता है, और ऐसा तब होता है जब बॉडी है, जो बॉल है, वो एक स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, when a body moves in a straight line, then its motion is called 1 dimensional motion। लेकिन यदि टेक्निकल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन दें तो क्या होगी कि जो 3 डायमेंशनल मूवमेंट जो ऑब्जेक्ट का होता है उसमें से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, रिमेनिंग जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। जिसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से, जब 3 डायमेंशनल पढ़ा दूंगा उसके बाद, कि किस प्रकार से एक कोऑर्डिनेट, फिर 2 कोऑर्डिनेट और 3 कोऑर्डिनेट चेंज होने पर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल होता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, आउट ऑफ दिस 3 कोऑर्डिनेट्स इफ द पोजीशन इज चेंजिंग टू लोकेट दिस पोजीशन ओनली 1 डायमेंशनल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, या 1 डायमेंशन इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन, then it is called 1 dimensional motion। or in simple word we can say that if a body moves in a straight line, then its motion is called 1 dimensional motion। Note down the definition, motion in 1 dimension। definition है
द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल। कोई भी मोशन है वो वन डायमेंशनल कब कहा जाएगा? इफ ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स required to specify the position of an object in space with respect to time। यानी तीन कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट, देखो इसी शब्द पर आप ध्यान देंगे, ओनली वन ऑफ दी थ्री डायगोनल इज रिक्वायर्ड, यही लाइन काम की है। तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट जरूरी है। एक्चुअली में बाकी जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं, इसलिए ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन इट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। और इन सिंपल लैंग्वेज आई हैव टोल्ड यू, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा कब होता है? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इट्स मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चल रहा है, दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। इसके एग्जांपल है an object falling freely under gravity, एक ऑब्जेक्ट है वो अंडर ग्रेविटी गिरता है तो वो सीधा गिरता है, तो दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। और द मोशन ऑफ ए ट्रेन इन ए स्ट्रेट ट्रैक, सीधी ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन, क्योंकि उसकी पोजीशन को बताने के लिए सिर्फ आपको एक ही तरफ के मेजरमेंट से आपका काम चल जाता है। ओके, नाउ वी विल सी द टू डायमेंशनल मोशन, देन आई विल एक्सप्लेन। Okay, please note down the definition of two-dimensional motion. So note कर लीजिए, फिर मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। Please note down, the motion of an object is said to be two-dimensional if two of the three coordinates, two of the three, तीन में से दो, required to specify the position of an object in space with respect to time. Clear? जैसा उसमें बोला गया था कि when a body moves in a straight line then it is said to be one dimensional motion, उसी प्रकार से इसमें when an object moves in a plane, जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन में चलता है, then its motion is called two dimensional motion. Okay, and the examples are motion of a billiards ball, billiards table आपने देखा है, उसमें जो बॉल चलती है उनका मूवमेंट। सो एग्जांपल है मोशन ऑफ ए बोट इन स्मॉल लेक, लेक में छोटी लेक होना चाहिए, बहुत बड़ी लेक नहीं, जैसे हमारे राजनांदगांव रानी सागर आप ले सकते हैं, उसमें यदि कोई बोट चल रही है, इट्स मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ है जहाँ पे बॉल को रस्सी से बांधकर घुमा रहे हैं, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, देन इट्स मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। तो प्लीज कंप्लीट इट, देन आई एम एक्सप्लेनिंग। चलिए, अभी हम लोग टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि ये एक बिलियर्ड का टेबल है, बिलियर्ड का ले सकते हैं, या कैरम बोर्ड ले सकते हैं। एक गोटी उसकी यहां पर है, उसको थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन यहां पर आ जाती है। यदि आप उसको बताना चाहें कि इसकी पोजीशन कहां पर है, तो आप कैसे लोकेट करेंगे? आप बताएंगे कि यहां से इस वाली एज से, जिसको हम एक्सिस के रूप में मानते हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस है, ये इस एक्सिस से आप बोलेंगे लेट इट इज 3 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर। तो इसकी पोजीशन क्या होगी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये 3 मीटर के, आप एक्स एक्सिस की तरफ 3 मीटर चलिए, फिर वाई एक्सिस की तरफ आप 2 मीटर चलिए, 2 मीटर, देन यू विल गेट इट्स पोजीशन। To locate its position, you have to measure in two directions. This is x-axis direction and this is y-axis direction length. अब ये next position इस बॉल की यहां पर आ गई, तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए क्या होगा? आपको ये डिस्टेंस नापना होगा कि ये x-axis के डायरेक्शन में कितना है। This is 3 सेंटीमीटर, let it is 7 मीटर, मान लीजिए मे बी 15, और इधर ये 7 मीटर है और इस तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में लेट इट इज 6 मीटर वर्टिकल। तो अब इसकी पोजीशन हो गई 6 मीटर, 7 मीटर इधर और 6 मीटर नीचे। अब मान लीजिए थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन यहां पर आ जाती है, तो आपको मेजर करना होगा ये डिस्टेंस दिस मच एंड दिस डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि कोई पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है तो इसकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए, एग्जैक्ट बताने के लिए आपको दो तरफ के मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। विदाउट टू डायरेक्शन यू कैन नॉट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार का मूवमेंट जब किसी पार्टिकल का होता है, इसको स्पेसिफाई करने के लिए दो डायरेक्शन से मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। आप एक कोऑर्डिनेट से काम नहीं चला सकते। जैसा कि पिछले केस में आपने क्या देखा था कि एक ट्रेन राजनांदगांव से मान लीजिए कि ये रायपुर की तरफ जा रही है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द रायपुर। ऐसे केसेस में जिसमें कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहा है, लेकिन उसको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन के मेजरमेंट से हमारा काम चल जाता है। तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। जैसा अभी मैंने बताया था, when an object moves in a straight line, then its motion is called one-dimensional motion. When an object moves in a plane, then it is called two-dimensional motion. तो सिंपल डेफिनेशन क्या हुई? When an object moves in a plane, then it is called two-dimensional motion. लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? Out of these three coordinates, only to specify the position of the object, two coordinates are required. Then it is called two-dimensional motion. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन को बताने के लिए out of these three coordinates, two coordinates are required to specify its position. Then it is said to be two-dimensional motion. Okay? तो ऐसा कब होता है? जब नाव लेक में चल रही हो, you can assume that the level of the water is uniform. जब हालांकि अर्थ है वो सर्कुलर शेप में है, लेकिन it happens when it is, जब आप पूरी अर्थ को लेंगे तब उसका कर्व आपको कंज्यूम करेंगे। इसलिए हमने कहा है कि इन स्मॉल लेक वी कैन assume that the level of the water is same. So the boat will move in a plane. And second example I have given you the balls of the billiards. These all are the simple examples of two-dimensional motion. When an object moves in a circular path like this, तो आप जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उस पूरे को आप एक प्लेन एज्यूम कर सकते हैं। द बॉडी इज मूविंग कंटिन्यूअसली इन द प्लेन, सो इट्स मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। सिमिलरली नाउ वी विल कम टू थ्री डायमेंशनल मोशन। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है थ्री डायमेंशनल मोशन मतलब क्या होगा कि अब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए एक डायमेंशन से काम नहीं चलेगा, दो डायमेंशन से काम नहीं चलेगा। अब उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए तीनों डायमेंशंस आपको पता करने होंगे। एक एग्जांपल, मान लीजिए कि एक कीड़ा यहां पर मेरे सामने मेरे कंधे पर आकर बैठ गया है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी? हाउ यू विल लोकेट द पोजीशन ऑफ दिस इंसेक्ट? तो आप बोलोगे सर इस बोर्ड से या इस दीवार से इतने डिस्टेंस पर है वो। आप नीचे से बोलेंगे कि ये इतनी हाइट पर है और इस वाली वॉल से इतने डिस्टेंस पर। देन ओनली यू कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ दैट इंसेक्ट। आपको कितने तरफ से नापना पड़ा? तीन तरफ से, एक यहां से डिस्टेंस, एक नीचे से डिस्टेंस और एक ये रेफरेंस प्लेन जो हमने दीवार को लिया वहां से डिस्टेंस। नाउ द पोजीशन ऑफ दिस इंसेक्ट इज चेंज टू दिस। यहां पर आ चुका है, थोड़ा आगे भी आ गया, इधर सरक गया है और मान लीजिए कि उसकी पोजीशन है वो यहां पर आ गई है। लेट दिस इज द पोजीशन ऑफ इंसेक्ट। नाउ टू लोकेट इट्स पोजीशन, यहां पर है वो, इसकी पोजीशन को बताने के लिए फिर आप क्या करेंगे? हाउ यू विल लोकेट इट्स पोजीशन? You have to show that its distance from this wall is this much, from this wall is this much, and from ground the height is this much. With the reference of these three distance, you can specify the position of the object. तो कोई ऑब्जेक्ट जब इस प्रकार से चलता है कि उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए तीन तरफ के मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, then its motion is called three dimensional motion, right? एंड इट हैपेंस, इसका एग्जांपल बेस्ट है जैसे चिड़िया उड़ रही है, काइट फ्लाई कर रही है, ये इन लोग की पोजीशन फिक्स नहीं होती। इट डजंट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, इट डजंट मूव इन ए प्लेन, इट मे रैंडम हियर एंड देयर मूव, दे कैन मूव हियर। जैसे गैस मॉलिक्यूल्स, ये कभी भी इधर उधर सब मूव करते हैं, तो उनका जो मोशन है दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन के यदि हम लोग डेफिनेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा? इफ to specify the position of the object, all the three coordinates are required, then we shall say its motion is three-dimensional motion. Or simple, we can say that if an object moves in space here and there, then its motion is called three-dimensional motion. Okay, note down the definition of three-dimensional motion. Now see the definition of three-dimensional motion. The motion of an object is said to be three-dimensional. एक
ऑब्जेक्ट का मोशन 3 डायमेंशनल कब कहलाएगा? इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड, जब उसको स्पेसिफाई करने के लिए ऑल द 3 कोऑर्डिनेट, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट, जैसा मैंने बताया, इस डायरेक्शन से डिस्टेंस, इस डायरेक्शन से डिस्टेंस, इस डायरेक्शन से डिस्टेंस, तीनों चाहिए to specify the position of an object in space with respect to time. Is it clear? Or in simple way we can say that when an object is free to move anywhere in space, कोई भी at random movement होता है, it is free to move anywhere in the space, they are not restricted to move in a straight line, और प्लेन, ये आपको सपोर्टिंग लाइन दी गई है, its motion is called 3-dimensional motion. जब भी मैं आपसे क्लास में पूछूं कि what is the 1-dimensional motion, 2-dimensional motion, 3-dimensional motion, you have to give me the simple answer. When an object moves in a straight line, this is a 1-dimensional. When it moves in a plane, this is 2-dimensional. When it moves in space, anywhere, then it is 3-dimensional motion. वो जो डेफिनेशन दी गई है वो टेक्निकल डेफिनेशन होती है, एक ही कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है, दोनों जरूरत नहीं है, लाइक दिस 2-dimensional में 2 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है, 3-dimensional में 3 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है. इसके एग्जांपल है मोशन ऑफ ए फ्लाइंग काइट, काइट किधर भी आड़ा टेढ़ा मूव कर सकती है, उसका मोशन 3-dimensional होता है. रैंडम मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स, आप गैस मॉलिक्यूल्स का जब भी डायग्राम बनाएंगे हमेशा एट रैंडम किधर भी जिगजैग मूव करता है वो. थर्ड है ए फ्लाइंग बर्ड एटसेट्रा, बर्ड भी लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे किधर भी मूव करती है, इट डजंट मूव इन ए प्लेन और डजंट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड 3-dimensional motion. So this way we have studied 1-dimensional motion, 2-dimensional motion and 3-dimensional motion. Now we will start displacement. Displacement के बारे में एक बातें आपको और बताना चाहता हूं कि इसको यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू यदि समझा जाए, let the initial position of the particle at time t1 is equal to a. ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम लोग इस प्रकार से, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस at time t1 and at time t2 let the position vector of this particle is b. Then this will be the displacement vector. This is AB vector. And at time t1 the position of the object is at A, and at time t2 let the position of the object is at B. Then the interval of time t2 minus t1, interval of time where the displacement will be A to B. The displacement in t2 minus t1 is AB vector. Is it clear? Note down the definition of displacement. The displacement is equal to the difference in the position coordinates, difference in the position coordinates of the particle at the beginning and at the end of the time interval. Is it clear? और नीचे लिख लेंगे, it is the shortest distance between, it is the shortest distance between the final and initial position of the particle. Final and initial position of the particle. Change the paragraph. नीचे लिखेंगे, it is the vector quantity, it is a vector quantity, it does not depend on nature of path of the particle. Full stop. Its unit is the unit of length, that is meter,
METER, ब्रैकेट में लिखेंगे इन SI यूनिट। यानी डिस्प्लेसमेंट को आप, डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ एक्चुअली, तो लेंथ को नापने के लिए यदि आप मीटर यूज करते हैं, देन यू कैन यूज द यूनिट एज मीटर। इफ यू आर यूजिंग द यूनिट एज फुट, then you can use as a feet, centimeter, etc. But whatever will be the unit of length, that will be the unit of displacement. Example: let an object is moving in a straight line along x-axis from origin O the object starts moving at time t1 the position of particle is at A, the position of particle is at A such that OA is equal to x1. OA is equal to x1. Draw the diagram. This is the initial position O at time t1. That the position of the particle is at A. At time t2, the position of the particle is B, and again the object comes to O, back T3. And in initial t is equal to 0, the position of the particle was at A. Then at time t1 it is at A. Then at time t2 it is B, and this distance is let x1, and this distance is let x2. And this distance is your x3. Note down. At time t2, the position of particle is at B. At time t2, the position of particle is at B, such that AB is equal to x2. AB is equal to x2, and finally at time t3 the particle comes back to O, that is OO is equal to 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट किए थे वो वहीं वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट ये हम बात कर रहे हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, इनिशियली कहां पर था, यहां से स्टार्ट किया ओरिजिन से। एट टाइम t1 कहां गया, A पर, एंड द डिस्टेंस इज x1। थोड़ी देर बाद टाइम t2 पर वो बैक ऊपर कहां आया, B पर आया। कितना मूव किया, x2। अब फिर B to C, B to A वापिस इनिशियल पोजीशन आया और दैट मूवमेंट वाज x3। तो इस पूरे जर्नी में डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट एट t1 सेकेंड, t1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप देखेंगे इज इक्वल टू योर OA हुआ, एंड दैट इज इक्वल टू योर x1। एट t2 सेकेंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये गया तो OA था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो B पर आ गया, तो इनिशियल पोजीशन क्या हुई O, फाइनल पोजीशन क्या हुई B, देन दिस विल बी योर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इज योर OB। अब ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज योर OA माइनस AB, दिस इज योर OA माइनस AB, दैट इज योर x1 माइनस x2। वेरी सिंपल। एंड एट t3 सेकेंड्स में यदि बात करूं, t3 सेकेंड के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
तो दिस इज योर ओ, जहां से चला था वही हुआ, सो इट बिकम्स 0। इज इट क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात होती है तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ही लेना है। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द टाइम ड्यूरेशन, बस शुरू में कहां था उस ड्यूरेशन में और आखिरी में कहां था, इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्टेंस। नोट डाउन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको उसके डिटेल्स और बताते आएंगे न्यूमेरिकल्स के जरिए कि कई प्रकार से हम उसको यूज करते हैं। डिस्टेंस के बारे में आपको समझाया था मैंने कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब उस पूरे ड्यूरेशन में वो कितना चला है आपको सिर्फ उसको नोट करना है, जिधर जिधर चला है सबको नोट कर दो। नोट डाउन द डेफिनेशन। द लेंथ ऑफ द पाथ traveled by the particle in the given interval of time, in the given interval of time is called distance. Traveled by it. नीचे लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज कर दें। इट इज अ वेक्टर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। Third point, its unit is also the unit of length. That is meter in SI unit. That is meter in SI system. कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको नोट कराता हूं। Let the initially the position is at A, एक पार्टिकल है B पे गया और ये B से C पे गया। This is 3 meter, this is 4 meter, this is again 3 meter. चलिए 2.5 मीटर। इसको 4 लिया गया है, 3.5। पार्टिकल शुरू में कहां पर था? ए पर। कहां गया वो? बी पे गया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 4 मीटर। देन यहां से यहां कितना गया? ये सी 3.5 मीटर। तो इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? अभी लिखेंगे नहीं। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी। दैट इज योर 4 मीटर प्लस 3.5 मीटर is equal to 7.5. Is it clear? But the displacement कितना होगा? The displacement will be equal to A to C because the initial position is A and the final position is C. So the shortest distance will be your AC and let it is 3 meter. तो लिख लीजिए, suppose a particle moves from A to B then B to C in time t second। मतलब A से B गया
फिर बी से सी गया, टोटल यहां पर टाइम हो गया आपका t सेकेंड। नीचे लिखेंगे and distance traveled in t second, distance traveled in t second is equal to AB plus BC, that is यहां तक लिख लें। in AC direction। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द लेंथ ऑफ पाथ, जिधर जिधर चला हमने मेजर कर दिया, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। तो आपको दो बात याद रखनी है, डिस्टेंस टेबल की जब बात होती है तो आपको लेंथ को नापना है, और डिस्प्लेसमेंट की जब बात होती है तो उस टाइम इंटरवल में इनिशियल कहां पर था और फाइनल कहां पर पहुंचा, सीधे सीधे लकीर खींच देना है। जबकि आप देख रहे हो कि ये पार्टिकल इस लाइन से गया भी नहीं है, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, और आपका एरो मार्क भी मिलेगा द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम ए टू सी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, यू हैव टू शो द डायरेक्शन आल्सो। ग्रेजुअली वी विल मूव इन दैट डायरेक्शन। ओके, सेकंड एग्जांपल नोट करेंगे। पहले समझ लें इसको। लेट दिस इज ए सर्किल, एक पार्टिकल इस सर्किल में घूम रहा है, यहां से इसने स्टार्ट किया मूव करना, और ये वापस घूम करके वहीं से वहीं आ गया। लेट इट स्टार्ट फ्रॉम O and this is your A, this is center and the radius is R. It starts from O and after completing a complete round, again it will be present at O. Then what will be the distance traveled? क्योंकि डिस्टेंस की जब बात करूंगा तो मैंने क्या कहा आपको कि इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल। तो जब आप इस पार्टिकल को देखेंगे तो ये इस सर्कमफ्रेंस में पास होते हुए मूव करते गया, तो व्हाटएवर विल बी द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस दैट विल बी द लेंथ ऑफ द पाथ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इज योर 2 पाई r दिस। इज इट क्लियर? लेकिन यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये इनिशियली यहीं पर था, एक कंप्लीट राउंड पूरा करने के बाद ये वहीं पर आ गया, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0। इसी में यदि हम आगे बढ़ते हैं, हम यदि इसको पार्टिकल यहां से चलते चलते हमने इसको यहां पर रख दिया and let its position is B, and after completing half round let its position is at B। तो अभी सिर्फ O से B ही गया है, हाफ तक ही गया, और मैं पूछता हूं कि डिस्टेंस टेबल कितना होगा। तो वेरी सिंपल, द डिस्टेंस टेबल इज द लेंथ ऑफ दिस पाथ, दैट इज द हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, बट द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, देन दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, एंड वेरी सिंपल, इट इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्किल। तो फर्स्ट वी विल नोट इनिशियल पार्ट, देन वी विल नोट द नेक्स्ट पार्ट। नोट डाउन, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। A particle is executing circular motion then after completing one round फिर इसको लिखेंगे after completing one round, then note down the distance is equal to कितना होगा, circumference, and it will be 2 pi r, and the displacement is equal to लिखेंगे 0, because the initial position is and the final position is also same, there is no movement in the form of displacement। displacement के रूप में उसका कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन डिस्टेंस टेबल इसका 2 pi r आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ नीचे करके लिखेंगे, if particle completes half round in the above case,
A particle moves half round in above case. And its position is at B. And its position is at B. Then distance doubled is equal to कितना हो जाएगा? Half of the circumference. And is equal to half of the 2 pi r. That is your pi into r. But the displacement will be equal to your OB, and OB is equal to your diameter, and is equal to your 2r. ठीक है? So I think right now this much concepts are sufficient to for displacement and distance. In the last we will see the difference between displacement and distance. और एक short revision भी हो जाएगा. Let us see. What is displacement? It is the shortest distance between the initial and final position of the object in the given interval of time. तो मैंने आपको बताया कि टाइम इंटरवल का बहुत ध्यान रखना, उसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. डिस्टेंस के बारे में क्या बताया तुम्हें? It is the length of the path traced by the particle. Let us see. It is the length of the path traveled by the particle in the given interval of time. यानी उस टाइम में कितना उसने पाथ ट्रेवल किया उसको सिंपल मेजर कीजिए. नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. आप डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ आपको डायरेक्शन बिल्कुल देना पड़ेगा. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट यहां से इधर इस चौक का डिस्प्लेसमेंट इधर करता हूं और चौक का उतना ही डिस्प्लेसमेंट मैं इधर करता हूं. ये 1 मीटर है, मान लीजिए ये भी 1 मीटर है. लेकिन यदि ये मैं नहीं कहूंगा कि 1 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो यहां से वेस्ट डायरेक्शन ये है, इसलिए 1 मीटर वेस्ट बोलूंगा तो इसकी पोजीशन यहां फाइनल फिक्स होगी. वही मैं बोलूंगा कि 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट तो उसकी पोजीशन इधर हो जाएगी. यानी डायरेक्शन का बहुत 1 मीटर इज सेम, but I am changing the direction, the position of the particle is continuously changing. So to locate its position, direction is compulsory. So it is a vector quantity. Displacement में आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, लेकिन इसके अलग डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है. इट इज स्केलर क्वांटिटी. चूंकि डायरेक्शन वाला है, तो यदि आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो उसके अपोजिट आपको ओरिजिन के दूसरे डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और वहीं का वहीं लोगे तो जीरो. सो इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो. क्या बताया मैंने? मान लीजिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर जाने पर आप पॉजिटिव काउंट करते हो, तो उधर जाओगे तो जस्ट अपोजिट जाओगे तो नेगेटिव काउंट करना पड़ेगा, और वहीं के वहीं रहोगे तो जीरो. सो इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो का डिस्प्लेसमेंट. लेकिन डिस्टेंस आप चाहे इधर जाओ चाहे उधर ना जाओ, आपको सीधे सीधे नापना है, तो उसमें कोई नेगेटिव नहीं होता. इट कैन बी पॉजिटिव ओनली. इट हमेशा पॉजिटिव होगा, या अधिक से अधिक क्या हो जाएगा? जीरो होगा. नहीं चलेगा तो जीरो हो जाएगा. चला मतलब पॉजिटिव हो, इधर चले चाहे इधर, यू हैव टू सिंपली मेजर द लेंथ ऑफ द पाथ. बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता. फिर है इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द पाथ. जैसा कि आपको बताया गया था कि ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से ये पार्टिकल घूम के ऐसे आ रहा है, ये पार्टिकल जाकर ऐसे भी आ जाएगा, ये यहीं पे ही पहुंचता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा. यानी वो उसके नेचर ऑफ द पाथ पर डिपेंड नहीं करता. वो कैसे भी घूम के इनिशियल पोजीशन थी वहीं पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. इट डजंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द पाथ. लेकिन आप देखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में चलने पर डिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ. वो जिधर जिधर चलेगा उस पूरे को नापेगा, दैट इज योर डिस्टेंस. तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. पार्टिकल जिस रास्ते को फॉलो करेगा, पाथ को चलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका ये डिस्टेंस होगा. डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या अधिक से अधिक बराबर होगा. यदि मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो आप देखेंगे डिस्टेंस भी वही रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही रहेगा. इज इट क्लियर? सो इट कैन बी इक्वल और ऑलवेज इट विल बी लेस देन द डिस्टेंस. हालांकि ये यू कैन से दैट इट इज सेम. Fifth point is same. When the difference is up to 4,
हियर द डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वही चीज है, वो उल्टा करके लिख दिया गया। तो दिस वे दिस पार्ट इज कंप्लीटेड बिकॉज इट हैज ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन वेलोसिटी एंड स्पीड। इसका बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है वेलोसिटी और स्पीड को समझने में, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लें। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी और स्पीड को मैं बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से डिफाइन करूंगा, लेकिन उन्हीं को समझ में आएगा जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सिंपली एक बार देख लें, आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, इसको नोट कर लीजिएगा।